गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेट है आज की 17 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला हमारा आर्टिकल है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बारे में। क्यों है ये सुर्खियों में? सुर्खियों में इसलिए है कि भारत की ओर से गुकेश वर्ल्ड की यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके हैं। इस वजह से ये न्यूज़ में क्या हुआ था, अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो रहा था, इस दौरान भारत की ओर से थे गुकेश और इनके सामने थे चाइना से, इनका नाम क्या था, गुकेश वर्सेस चाइना की ओर से थे डिंग लीरेंग। कौन थे? डिंग लीरेंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता हो रही थी। इसमें प्रतियोगिता में गुकेश है वो प्रतियोगिता जीत गई और इसी के साथ गुकेश वर्ल्ड की यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके। गुकेश की जो आयु थी वो 17 वर्ष थी, तो ये रिकॉर्ड गुकेश के नाम हो गया। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ना यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप का, ये रसिया के एक प्लेयर थे जिनका नाम था गैरी कास्पारोव। इसका नाम क्या था? गैरी कास्पारोव था। ये 40 वर्षों तक ये रिकॉर्ड रहे। गैरी कास्पारोव के नाम था, जो कि रसिया के एक प्लेयर थे। ये जो यंगेस्ट चेस चैंपियन थे, बट गुकेश ने 17 वर्ष की उम्र में ये उपलब्धि अपने नाम करके ये रिकॉर्ड था वो भी अपने नाम कर लिया है। तो अभी वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन कौन है? वो गुकेश है, भारत की ओर है, और इन्होंने ये 40 वर्षों का रिकॉर्ड था वो अपने नाम कायम कर लिया है। न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके हैं। कौन बने? गुकेश बने। इनका सामने कौन था? इनके सामने चाइना से थे जिनका नाम क्या था? डिंग लीरेन था। डिंग लीरेन को इन्होंने फाइनल में हराकर ये जो रिकॉर्ड था वो अपने नाम कर लिया है। तो न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इस जीत का महत्व क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या इसके बारे में देख लेते हैं आगे। तो बात करते हैं इस जीत के महत्व के बारे में। तो देखो अब तक क्या हुआ था, ये जो चेस है ना इसकी शुरुआत कब हुई है? 1886 1886 में इसकी शुरुआत हुई है। 1886 से अब तक 2024 तक केवल 17 व्यक्ति है ना वही वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर पाए हैं। अब तक इतने सालों में केवल 17 व्यक्ति ये खिताब अपने नाम कर पाए हैं। तो एक बार आप सोच के देखो, केवल 17 व्यक्ति नाम करे हैं और गुकेश 18वें व्यक्ति बन गए हैं। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है इनके लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है इनके लिए। केवल 17 व्यक्तियों ने ये खिताब अपने नाम किया है, 18वें व्यक्ति गुकेश बने हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो पहला महत्व यही है, इतने सालों में गुकेश 18वें व्यक्ति बने हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 1886 से 2024 तक केवल 17 व्यक्तियों ने अपने खिताब नाम किया है। तो पहला बेनिफिट ये होगा। दूसरा क्या होगा, ये जो है ना इस दौरान जो फाइनल हुआ था ना, फाइनल में दोनों ही थे, दोनों एशिया से थे। एक थे गुकेश जो कि इंडिया की ओर से थे, ठीक है, उनके सामने कौन थे? डिंग लीरेंग थे। ठीक है, डिंग क्या लिख रहा हूँ, डिंग लीरेंग इनके सामने थे। चाइनीज़ है तो कुछ भी लिख लो, बोले क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये है ना दोनों एशिया से थे, गुकेश वर्सेस डिंग लीरेंग दोनों ही एशिया से थे। तो दूसरा ये भी फ़ायदा दे, मतलब फ़ायदा क्या, ये भी देख लो कि कोइंसिडेंस मान लो कि दोनों एशिया से थे। अब इसके साथ ही फ़ायदा ये है कि अब तक एशिया की ओर से ओनली 3 जने हैं वो फाइनल में शामिल हो पाए। 3 जने कौन कौन है? एक गुकेश जो भी जीतते हैं, दूसरे भी भारत की ओर से थे जिनका नाम था विश्वनाथन आनंद, ये भारत की ओर से, और तीसरे थे डिंग लीरेंग, डिंग, ये तीसरे थे। तो अभी तक एशिया की ओर से 3 जन ही फाइनल में शामिल हो पाए हैं, एक गुकेश, दूसरे विश्वनाथन आनंद और तीसरे थे डिंग लीरेंग चाइना की ओर से। तो ये भी महत्व इसका देख ले। तो महत्व इन द सेंस कि एक इसका इंपॉर्टेंस देख लो कि कितना बड़ा महत्व बन जाता है भारत के लिए, कितनी बड़ी उपलब्धि है उस सेंस में आप देखो। ठीक है, अब बात करते हैं चेस चैंपियनशिप की यात्रा के बारे में। शुरुआत इसकी 1886 से होती है। अब बात करें ना, जैसे क्रिकेट में बात कर लो आप, पहले क्या होता है, क्वार्टर फाइनल होता है, ठीक है, उसके बाद में सेमीफाइनल होता है और फिर आता है फाइनल मैच, और जो फाइनल जीतता है वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। तो वैसे ही चेस में इससे पहले होते हैं कैंडिडेट टूर्नामेंट होते हैं, उसके बाद में फाइनल टूर्नामेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। तो ये जो कैंडिडेट टूर्नामेंट है, गुकेश ने ये टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुए था? तो जो कैंडिडेट टूर्नामेंट है ये टोरंटो में आयोजित हुआ था, टोरंटो में आयोजित हुआ था। गुकेश ने ये टूर्नामेंट जीता और फाइनल मैच है वो हुआ ना, वो चैंपियन जीत कर ये चैंपियनशिप अपने नाम करी। तो टूर्नामेंट टोरंटो, जैसे ये तो इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं कि इस सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल होते हैं, तो इसमें कैंडिडेट टूर्नामेंट होता है। भारत की ओर से और किस किस ने भाग लिया था? भारत की ओर से आर प्रज्ञानंदा थे, विदिता गुजराती, महिलाओं की ओर से कोनेरू हम्पी और आर विशालिए, इन्होंने भी पार्टिसिपेंट्स किया था। अब बात करते हैं
इसका फ़ायदा क्या होगा भारत को? देखो बढ़ावा फायदा तो होगा ऑब्वियस है। चेस में ये पहले नाम आपने कब सुना था? चेस का नाम पहले आपने कब सुना था? कभी नहीं ना। अभी ये नाम सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? गुकेश की वजह से। हर कोई, आप ट्विटर जाओ, इंस्टा जाओ, गुकेश जी ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन्होंने खिताब अपने नाम किया। एक बात याद रखना, 1983 से पहले भारत में क्रिकेट जो है ना, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। भारत में क्रिकेट का इतना चलन ही नहीं था। जब 1983 में भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद में क्रिकेट का चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो वैसे ही है चेस में, जब कोई व्यक्ति जीतता है, किसी भी खेल में कोई व्यक्ति जीतता है ना, तब उस खेल का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। तो अभी ये गुकेश जीते हैं तो भारत में शतरंज को बढ़ावा मिलेगा। तो पहला फायदा ये होगा कि भारत में शतरंज को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, शतरंज को बढ़ावा मिलेगा, पहला फायदा ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अभी ग्राउंड लेवल पर भी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। लोग है ना खेलना चाहेंगे कि मुझे शतरंज खेलना है। जब कोई खेल के लिए तैयार होगा तभी इसके लिए बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके लिए फंडिंग भी आएगी। ठीक है, लोग इसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, तो ये भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भारत का एक सॉफ्ट पावर है वो बढ़ेगी। गुकेश जीते हैं तो ऐसा लगेगा कि भारत में, जैसे हम क्यों चाहते हैं कि जो भी ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें भारत जीते, भारत आगे बढ़े, क्यों चाहते हैं हम? क्रिकेट में भारत जीते, इससे क्या होता है? भारत की सॉफ्ट पावर इंप्रूव होती है, सॉफ्ट पावर में वृद्धि होती है। अब जहाँ जहाँ क्रिकेट है ना, जहाँ अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो यहाँ पे इन देशों में, तो वहाँ पर भारत का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो क्रिकेटर को काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं। तो सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर इस प्रकार के जो भी गेम होते हैं उसमें भारत अच्छा काम करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का प्रभाव है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। अभी एक प्रोग्राम चलता है विश्वनाथन आनंद मेंटरशिप कार्यक्रम है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम लाए जा सकते हैं क्योंकि उनको भी बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सारे फायदे मिलेंगे। भारत में चेस का विस्तार होगा, बढ़ावा मिलेगा, इंटरनेशनल प्रभाव पड़ेगा, मेंटरशिप और विरासत जैसे जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। इंग्लिश में सेम देख लो, प्रमोटिंग चेस इन इंडिया। दूसरा क्या होगा? बिल्डिंग इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, मेंटरशिप और लेगेसी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये 3 चीज़ आप लिख सकते हो, कहीं भी कुछ लिखना हो। ये इतना आर्टिकल था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये सिंपल सा आर्टिकल था। अब आई थिंक आपको याद हो गया, कुछ बातें थी नहीं ज़्यादा। सबसे पहले यंगेस्ट चेस चैंपियन प्लेयर कौन है? पहले 17 वर्ष की उम्र में बने। नाम क्या है? गुकेश। यूपीएससी डायरेक्ट कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा। सामने कौन थे? वर्सेज चाइना के थे, डिंग लीरेन। यूपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा इसके बारे में। कहाँ उपयोग में आ सकते हैं? कहीं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ काम आ सकते हैं। यूपीएससी क्या पूछ सकता है? यूपीएससी चेस के भविष्य से संबंधित या फिर कोई गेम के भविष्य से पूछ सकता है। ठीक है, गेम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई एथिक्स में कुछ लिखना हो तो वहाँ पे लिख सकते हो, किस प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है, खेल से क्या फ़ायदा है, वो सारी बातें लिखनी हो। ऐसे में कुछ लिखना हो तो वहाँ पर ये चीज़ें एग्जाम्पल देख के लिख सकते हो। डायरेक्ट यूपीएससी कम ही चांस है इस पर क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये बात करते का साइमल्टेनियस जो इलेक्शन, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इससे संबंधित इलेक्शन। पूरे राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या फिर जो लोकसभा का चुनाव हो। क्या एक ही चुनाव हो? नहीं, लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा होती है ना, उनके चुनाव अभी अलग अलग होते हैं। विधानसभाओं के चुनाव अभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, विधान जैसे कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, ये अलग अलग चुनाव हुए। बट ऐसा होना चाहिए जैसे 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, तब भी जितने भी भारत में राज्य हैं, ठीक है, उन सभी के चुनाव एक साथ ही कंडक्ट करवाए जाए। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन। इसे कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब एक ही साथ पूरे देश में इलेक्शन होने चाहिए। अब इस जो आर्टिकल है पूरा, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, काफ़ी सालों से ये मुद्दा बनता आ रहा है, हर बार ये जिक्र होती है। तो एक बार इसको देख लेंगे, इसमें क्या क्या मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, क्यों ये होने चाहिए, मतलब एक देश में एक चुनाव क्यों होने चाहिए, पहले कारण डिस्कस करेंगे। फिर फायदे देखेंगे, फायदे क्या, अगर एक साथ चुनाव होते तो फायदे क्या। फिर नुकसान क्या होंगे, मतलब विपक्ष क्या आर्ग्यूमेंट देता है क्यों नहीं होने चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखने में आवश्यकता है, संविधान में क्या संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर इसमें जुडिशरी का क्या हस्तक्षेप हो सकता है। ये सारे डायमेंशन हम कवर करेंगे तो हमारा ये आर्टिकल पूरा खत्म हो जाएगा, अच्छे से
कवर हो जाएगा, जो सारे एंगल इस पर कवर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें किस किस संशोधनों की आवश्यकता होती है। देखो क्या हुआ था, जब ये है ना मुद्दा चल रहा था, ये काफ़ी सालों से मुद्दा चलता आ रहा है कि पूरे देश में एक ही चुनाव होने चाहिए, सब साथ में ही चुनाव होने चाहिए, ठीक है, ये लगातार मुद्दा चलता आ रहा है। इसके लिए रामनाथ कोविंद कौन थे, भारत के राष्ट्रपति थे भूतपूर्व, तो इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप पूरे देश का माहौल पता करो कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति माहौल कैसा है, क्या लोग चाहते हैं कि एक देश में एक चुनाव होने चाहिए, इसके प्रति माहौल बताओ, फिर अपनी सिफारिशें वो दो। तो अभी इसने सिफारिशें, ये जो समिति बनी थी इन्होंने अपनी सिफारिशें रख दी है, काफ़ी बहुत बड़ी सिफारिशें दी है, लगभग 312 पेजों की एक सिफारिश की बुक बना के दी है इन्हें। तो बाद में देखेंगे इन्होंने सिफारिश में क्या क्या बातें करी। तो इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या क्या चीज़ें बताई वो जिक्र करेंगे। रामनाथ समिति को याद रखना, इस समिति का कहीं पे एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक देश में एक चुनाव हो, इसके लिए समितियाँ कौन कौन सी बनी थी, उनमें से एक समिति रामनाथ कोविंद समिति, इसका आप जिक्र कर सकते हो। अब बात करते हैं समितियों के बारे में, समिति की सिफारिशों के बारे में। तो इस समिति ने कुछ संशोधनों के बारे में बात करी है। इन्होंने संविधान के कुछ अमेंडमेंट के बारे में बात करी कि कौन कौन से अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले इन्होंने कहा है संविधान में 15 संशोधनों की बात की है, 15 संशोधन किए जाने चाहिए। कुछ नए आर्टिकल जोड़ने की बात की है, कुछ जो आर्टिकल है उनमें इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई, कुछ आर्टिकल के तहत नई शक्तियाँ ऐड करने की बात की है। तो इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 82A 82A जोड़ने की बात की है। रामनाथ कोविंद समिति ने बताया कि हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाना चाहिए, अनुच्छेद 82A। इस अनुच्छेद 82A में क्या किया जाना चाहिए, इस अनुच्छेद 82A में प्रावधान किया जाना चाहिए। क्या प्रावधान किया जाना चाहिए, प्रावधान ये किया जाना चाहिए कि देश की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव है वो एक साथ हो, इस प्रकार की प्रणाली विकसित की जाए। एक नया अनुच्छेद जोड़ो 82A, उसमें इस प्रकार से लिख दो कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए, इस प्रकार का जिक्र है आप संविधान में कर दो। ठीक है, ये किस में लिखना है आपको, ये आर्टिकल 82A1 में, आर्टिकल 82 या आर्टिकल 82A या 82A, इसमें आप लिख दो। पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया, ये संविधान में लिखना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा 327 आर्टिकल 327 327, इसके तहत संसद की जो शक्तियाँ है उसमें विस्तार कर दो। संसद की शक्तियाँ है उसमें विस्तार करना किसमें, आर्टिकल 327A, खाली आर्टिकल 327। अभी जो आर्टिकल 327 है वो किससे संबंधित है, एक बार आप बताओ, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि आर्टिकल 327 किससे संबंधित है। ये है ना, वैसे चुनाव से संबंधित होता है। तो इसमें क्या है, संसद की जो शक्तियाँ है ना चुनाव करवाने से संबंधित, उसमें विस्तार करने के बारे में बात की गई है कि संसद है वो राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव करवा सके और लोकसभा के चुनाव करवा सके। इससे संबंधित 327 की शक्तियाँ है उसे विस्तारित किया जाए, ये भी इन्होंने संशोधित करने की बात की। इसके बाद में इन्होंने संशोधन करने की बात की है आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, 83 और 172 में भी संशोधन करने की बात की। आर्टिकल 83 में भी संशोधन करो और 172 में भी संशोधन करो। ये किसने, 83 में क्या संशोधन करना है, आर्टिकल 83 में क्या संशोधन करना है, आर्टिकल 172 में क्या संशोधन करना है। तो आर्टिकल 83 में एक नया आपको एक्ट जोड़ना है, आर्टिकल 83 है उसमें नया एक क्लोज जोड़ना है, क्लोज है 4, आर्टिकल 83 4, ठीक है, आर्टिकल 83 4 जोड़ना है और आर्टिकल 172 4 जोड़ना है। इन दोनों में लिखना क्या है, ठीक है, हमने 183 जोड़ दिया 4 और 172 4 जोड़ दिया, पर इसमें लिखना क्या है, देखो 83 किससे होगा, लोकसभा से संबंधित, और 172 4 किससे संबंधित होगा, ये होगा राज्य विधानसभा से संबंधित। इन दोनों में ये लिखना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा इसकी जगह, मतलब देखो नए चुनाव करवाए, सिंपल सी बात हम समझो कि इन्होंने कहा कि संविधान में नए आर्टिकल जोड़ो, कौन सी, 83 4 और 172 4, ये दोनों नए आर्टिकल जोड़ने। अब इसमें क्या लिखना है, तो इन्होंने कहा आप कुछ चीज़ें लिखो, जैसे कि नए चुनाव करवाई, उसके बाद में विधानसभा में राज्य की, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, सरकार किसकी बनी, बीजेपी की सरकार बन गई। अब है ना, कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, अभी कॉलेजियंस की सरकार है, बीजेपी है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उसके साथ में शिवसेना है, बीजेपी है, ठीक है, शिवसेना है, इन सब की मिलकर सरकार बनी है। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, ये शिवसेना है ना, इन्होंने अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया, बीजेपी की सरकार गिर गई, तो महाराष्ट्र में है वो सरकार गिर गई। अब कितने साल बाद में गिरी, अब ये 2 साल में सरकार गिर गई है। वापस कितने साल बचे, अभी 3 साल बचे।
तो अब कोई भी पार्टी है उसके पास में वो सरकार नहीं बना पा रही, किसी भी पार्टी के पास में बहुमत नहीं है, वो सरकार बना नहीं पा रही है, तो वापस चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियस है, क्योंकि किसी के पास में बहुमत है नहीं, कोई सरकार बना नहीं पा रही है, तो वापस चुनाव करवाए जाएंगे। अगर वापस चुनाव करवाए जाए तो 5 साल के लिए पार्टी नहीं रहेगी किसी भी, क्योंकि वापस चुनाव हुए उसके बाद में किसी की सरकार बन गई, जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस 5 साल के लिए राज नहीं करेगी, वो ओनली बचे हुए 3 साल के लिए राज करेगी, पूरे 5 साल के लिए राज नहीं करेगी। ये किस में लिखना है? ये आर्टिकल 83(4) में लिखना है और 172(4) में लिखना है। तो इन्होंने नेक्स्ट जो सिफारिश की थी वो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 83(4) लिखो, 172(4) लिखो। 83 के तहत लोकसभा में लिख दो कि अगर लोकसभा में सरकार है बीजेपी की, एग्जाम्पल के लिए, अगर वो गिर जाती है या कुछ भी हो जाता है, बहुमत उनके पास न होता है, और उसके बावजूद अगर किसी के पास और भी बहुमत नहीं है तो चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव में किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी की सत्ता नहीं बन पाती, सरकार नहीं बन पाती, तो नए चुनाव करवाए जाएंगे। उसके बाद में नई जो सरकार है वो बचे हुए टर्म के लिए ही शासन करेगी, जो एक्सपायर टर्म बचा है, ठीक है, जो जितना टर्म बचा है उस टर्म के लिए ही शासन करेगी, जितना कार्यकाल बचा है उसके लिए शासन करेगी, पूरे 5 साल के लिए शासन नहीं करेगी। ये लिख दो इस आर्टिकल में संशोधन करके। सिंपल सी बातों में आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 83(4) में क्या लिखना है, 72(4) में क्या लिखा है। 83(4) में लोकसभा के लिए, 72(4) है वो राज्य विधानसभाओं के लिए। ये लिखने का इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है, संशोधन करने की बात की है। उसके बाद में इन्होंने बात की है 324(a) की। 324(a) में इन्होंने क्या किया, 324(a) के नाम का एक नया अनुच्छेद शामिल करने का सुझाव दिया है। इसमें बात की है इन्होंने राज्य विधानसभा और लोकसभा के साथ साथ नगर पालिका और पंचायतों के भी चुनाव करवाए जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो आप साथ साथ में करवाते हो, इसके साथ ही पंचायतों के चुनाव है वो भी साथ ही साथ में करवा दो। तो ऐसा जिक्र किस में किया, ऐसा जिक्र 324(a) में किया है, ठीक है। तो ये भी जोड़ने का इन्होंने सिफारिश की है। कौन कौन सी सिफारिश की है? 82(a). 82(a) में क्या बात करिए, 82(a) में इन्होंने बात की है, मतलब ये सिफारिशें कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद नाम की एक समिति बनी थी, ये समिति सिफारिशें कर रही है कि हम कुछ संशोधन करने की बात कर रहे हैं। क्या क्या संशोधन करने हैं? तो पहला इन्होंने संशोधन करना है, बोला है 82(a) जोड़ना है। 82(a) में क्या बात करनी है कि संसद है, ठीक है, वो लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव दोनों साथ में होंगे, ये प्रस्ताव करना चाहिए 82(a) के तहत। 82(a) में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ साथ में होंगे। फिर इन्होंने बात करी है, आप जोड़ो 327 से उसमें विस्तार कर दो। 327 में विस्तार क्या करना कि संसद की शक्तियां हैं वो विस्तारित हो जाएगी, वो दोनों के चुनाव में इंटरफेयर कर सकती है, इतनी संसद की जो शक्तियां है वो विस्तारित हो जाएगी। फिर इन्होंने बात की 83 में एक नया क्लोज जोड़ो 4 और 172 में नया क्लॉज जोड़ो 4, इन दोनों में नए नए क्लोज जोड़ो। वहाँ पे लिख दो अगर किसी भी कारण से किसी भी सरकार की जो राज्य में हो या लोकसभा में हो सत्ता गिर जाती, किसी भी पार्टी की सरकार गिर जाती या उसके पास में बहुमत नहीं होता है, तो नई जो पार्टी बनेगी, नई जो सरकार जिस भी पार्टी की बनेगी वो ओनली बचे हुए टर्म के लिए ही शासन करेगी, जितना कार्यकाल बचा है उसके लिए ही शासन करेगी, पूरे 5 साल के लिए शासन नहीं करेगी, क्योंकि इससे एक कंटिन्यूटी बनेगी। अभी पूरे देश में जैसे कि 2024 में चुनाव हुए हैं और ये 2029 में वापस होने हैं। महाराष्ट्र में हुआ बीजेपी की, 2026 में सरकार गिर गई तो वापस कांग्रेस की सरकार बनी 2027 में, तो वो 2029 तक ही शासन करेगी, क्योंकि वापस फिर से चुनाव करवाने, तो एक लगातार एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए इस प्रकार के प्रोविजन की बात की है। फिर साथ ही साथ में एक नया संशोधन और करने को बोला है, 324(a) में एक नया संशोधन करना है, जिसमें इन्होंने बात की कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ में पंचायत और म्यूनसिपालिटी के भी चुनाव साथ साथ में होना चाहिए। ये भी जिक्र इन्होंने अपनी सिफारिशों में किया है। ये सारी सिफारिशें, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं इस अनुच्छेद का महत्व बता रहा हूँ कि इस अनुच्छेद का महत्व क्या हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों, वाई नीड इसकी क्यों, क्या जरूरत पान पड़ी। देखो, समय समय पर विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन, यहाँ पे ये लॉ कमीशन है, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन और भी कई समितियां हैं, ठीक है, उन्होंने समय समय पे मांग की है कि भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन होने चाहिए, पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। ये समय समय पर जिक्र करते आ रहे हैं। 2015 में 255वीं विधि आयोग की जो रिपोर्ट थी, इन्होंने बात की थी एक साथ चुनाव हो, इसके लिए एकल मतदाता सूची होनी चाहिए। एकल मतदाता सूची क्या होती है? आप इलेक्शन देने जाते हो, वोट देने जाते हो, ठीक है, वोट देने गए, जैसे कि एमएलए का वोट देने गई, आपके पास में एक पर्ची आई,
MP को वोट देने गई, आपके पास में एक पर्ची आई, सरपंच को वोट देने गई, आपके पास में एक पर्ची आ गई, ये तीनों की अलग अलग पर्ची होगी। अब यहाँ पे अगर तीनों के वोट माना कि साथ साथ में हो रहे हैं तो आप 3 पर्ची लेके जाना है। तो कई लोग समझदार नहीं होते तो वो किसी दूसरी पर्ची भी लेके जा सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो लॉ कमीशन है इन्होंने सिफारिश की पूरे देश में एक ही पर्ची होनी चाहिए, एक ही पर्ची हो। तो इससे आप MLA के वोट दे सकते हो, MP के वोट दे सकते हो, या फिर सरपंच के या किसी भी और को वोट देने वो सब इसी के माध्यम से दे सकते हो। तो एक ही सूची होनी चाहिए, ओनली वन सूची, एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। यही सिफारिश चुनाव आयोग ने भी की थी, इलेक्शन कमीशन ने भी की थी कि अलग अलग चुनाव सूचियाँ होने से कन्फ्यूजन पैदा होती है, इसलिए चुनाव सूची एक ही होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ने भी सिफारिश की थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्यों आवश्यकता है, ठीक है, और क्या क्या सिफारिश से हम देख चुके हैं। लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन इसके बारे में बात कर चुका है। अब इसकी प्रोसेस क्या होगा, उससे पहले ये चीज़ जान लो कि देखो पंचायत है, पंचायत या नगर पालिका, इनके चुनाव साथ साथ में करवाने हैं ना, उसके लिए इनके लिए अलग से संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं। जैसे कि नगर पंचायत के लिए 243 के है और नगर पालिका के लिए 243 के ZA है, ZA और 243 के। ये किस किस के लिए है, ये म्यूनसिपालिटीज़ के लिए और पंचायत के लिए, दोनों अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं इनके इलेक्शन के लिए। मतलब देखो पंचायत में इलेक्शन किसके कैसे होगा, ये 243 के में दिया गया है, और नगर पालिका में चुनाव कैसे होगा, ये है 243 ZA में दिया गया। तो इन दोनों में भी संशोधन करना होगा, इन दोनों में भी संशोधन करके लिखना होगा कि इनका संशोधन है, नगर पालिका और पंचायत का चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव के साथ साथ होगा। इसके लिए इन दोनों में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यही बात की गई है दोस्तों, इनमें दोनों में संशोधन करने की आवश्यकता है, और ये जो राज्य चुनाव आयोग पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। ठीक है, ये बात हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, चुनौतियाँ क्या क्या आएगी। जैसे 243 के और 243 ZA, इन दोनों में संशोधन करना है तो क्या क्या चुनौतियाँ आएगी। ये दोनों संशोधन क्यों कर रहे हैं, ये संशोधन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी साथ साथ में करवा सके। इसके लिए हमें ये संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए संशोधन कर रहे हैं ताकि दोनों के चुनाव साथ साथ में करवा सके। तो इसमें चुनौती ये आएगी कि चुनाव आयोग है ना, मतदान केंद्र की सीमाएं होती हैं। देखो आपके लिए सरपंच का चुनाव देखने जाओगे, वहाँ के लिए अलग आपकी होगी सीमा अलग होगी। फिर MLA का चुनाव देने को जाओगे तो वहाँ पे एक अलग बाउंड्री, पूरी आपकी पंचायत, ग्राम पंचायत, तहसील वगैरह आ जाएगी। फिर MP का दोगे तो पूरा जिला आ जाता है, पूरा जिला आ जाता है, तो ये एरिया अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये सीमाओं में परिवर्तन है, यहाँ पे समस्या आ सकती है। सीमाएं होती है ना, इसकी इसे कहते हैं डीलिमिटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो डीलिमिटेशन में समस्या आ जाएगी, क्योंकि उनकी डीलिमिटेशन हो जाएगा, पंचायत की करना काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, किस किस गाँव को शामिल करना है, ये काफ़ी समस्या भरा होता है, तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरी चुनौती क्या है, सहमति नहीं बना पाओगे, आम सहमति नहीं होगी, लोग एग्री नहीं करेंगे कि साथ में चुनाव हो, इसको सहमत नहीं करेंगे। अब बात करते थोड़े फायदे देख लेते हैं। हम है ना इसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट दे जाते हैं उसको डिटेल में देखेंगे, क्या क्या खिलाफ में आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़े बहुत लाभ पहले देख लेते हैं, बेनिफिट क्या क्या होंगे। लाभ के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, आप सिंपल सी चीज़ सोच के देखो, पूरे देश में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में हुए, फिर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में चुनाव अलग हो रहे हैं, बिहार में चुनाव अलग हो रहे हैं। क्या हो रहा है, सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है, BJP की। ठीक है, मोदी जी PM है, मोदी जी PM है। क्या कर रहे हैं वो, महाराष्ट्र में चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए, झारखंड में चले गए, बिहार में चले गए, गुजरात में चले गए। क्या कर पा रहे हैं वो ओनली इलेक्शन में प्रचार ही कर रहे हैं। क्या वो अपना काम कर पा रहे हैं, वो जैसे काम करते हैं हर 2 महीने में, हर 4 महीने में, या 1 साल में कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव आ जाता है तो वो प्रचार में जाएंगे। 40 से 60 दिन मान लो प्रचार में चले गए, तो वो क्या अपना काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। और उस दौरान वो क्या काम करेंगे, उनका जो मुख्य फोकस होगा वो लोक लुभावनवादी नीतियों पर होगा, लोक लुभावनवादी नीतियों पर होगा। पहला फायदा तो ये, पहला नुकसान तो ये हो रहा है कि इस दौरान अलग अलग देश में अलग अलग जगह चुनाव हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है, अलग अलग देश में अलग अलग चुनाव होने से ये हो रहा है कि ये है मान लो PM है, PM कौन है, मोदी जी है। अलग अलग देश में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, उसका नुकसान क्या हो रहा है, मोदी जी का फोकस है वो अलग अलग राज्यों पे चला जाएगा, प्रचार में चला जाएगा। साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट क्या होगा
लोक लुभावनवादी नीतियाँ पर ज़्यादा बनाएगी। लोक लुभावनवादी यानी कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाएगी जिससे इनको वोट मिल सके। माना कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, तो सरकार का क्या एंगल होगा, सरकार है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये महाराष्ट्र पे फोकस करेगी। ऐसी नीतियाँ बनाओ जिससे महाराष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हो, ठीक है, महाराष्ट्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वायदे हैं वो महाराष्ट्र के लिए करेगी ताकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाए। यहाँ पे कांग्रेस भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर कांग्रेस की होती तो कांग्रेस ऐसे कोशिश करती। ये पहला नुकसान हो रहा है। सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही कि एक तो प्रधानमंत्री जी हैं वो राज्य के चुनाव में प्रचार में व्यस्त है, अपना काम नहीं कर रहे, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी है सरकार इसकी और कोशिश करने लग जाएगी, लोक लुभावनवादी नीतियाँ बनाएगी। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका होगा ना, पूरी जो सिस्टम होता है पूरा सिस्टम, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट में लग जाता है। ऐसा एग्जाम्पल पे रूप कहा जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, उन पे बार बार आरोप लगते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, वो उनका पपेट बन के रह गया है, बार बार आरोप लगता है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटीग्रिटी होती है ना उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तहत पूरी जो एजेंसीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने लग जाती। आपने सुना ईवीएम में धोखा हो गया, ईवीएम है वो फ्रॉड है, तो ऐसी बार बार, हालांकि ये सही है गलत है वो अलग हो गया, पर ऐसे आरोप तो लगते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे चुनाव होंगे, इससे ये आरोप बार बार लगते रहेंगे कि सेंटर में जिसकी सरकार होगी उसकी ओर माहौल झुकता दिखेगा, वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगी। साथ ही साथ में सरकार में जो भी मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री और भी मिनिस्टर है, वो सारे प्रचार में कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे। आज वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, कल वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो पहला नुकसान ये है कि सरकार है वो काम में बिजी रहेगी, प्रचार में बिजी रहेगी, काम नहीं कर पाएगी। दूसरा नुकसान ये है कि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होगी, स्टेट है पूरी, जो स्टेट में जितनी भी एजेंसीज होती है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी चुनाव करवा रहे हैं, उनका झुकाव सेंटर की ओर से होगा। सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होगी, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होगी, झुकाव उसकी ओर ऑटोमेटिक हो ही जाता है। इस प्रकार से काम करता पूरा सिस्टम। तो ये नुकसान देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट हम देख चुके हैं, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से झुकाव रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार इसमें प्रचार में रहती। तीसरा है चुनाव में खर्चा बढ़ जाता है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहाँ पे खर्चा हुआ, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम में चुनाव होता है, तो पूरा प्रशासन, जैसे कि पुलिस वहाँ पे लगी हुई है, आर्मी वहाँ पे लगी हुई है, और भी कहीं जो इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर वगैरह वो वहाँ पे लगे हुए हैं, तो एक तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, एक खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगा, अलग अलग जगह होने से अलग अलग खर्चा बढ़ता जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी देखने को मिलती है। फिर पार्टी का खर्चा भी बढ़ता है, समय समय पर उनको बिजी रहना पड़ता है। एक बात ये भी आप चीज़ें नोटिस करना, जब जब चुनाव होता है हेट स्पीच वगैरह ना ये भी बढ़ जाती है, लोगों में आपसी तनाव बढ़ जाता है, सांप्रदायिक मुद्दे बढ़ने लगते हैं। तो एक बार चुनाव होगा, जो भी घटना है वो एक साथ हो जाएगा, फिर 5 सालों के लिए शांति रहेगी। तो 5 सालों के लिए इस प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो टेंशन क्रिएट की जाती है वो बार बार नहीं होगी। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती। ज़्यादातर जो भी हेट वगैरह देखती मिलती है, कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है, वो ज़्यादातर चुनाव के दौरान ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी देखने को नहीं मिलेगी अगर एक साथ चुनाव होंगे। तो चुनाव का खर्चा है, पार्टी खर्चा है, सार्वजनिक धन है उसका बचत होगी, क्योंकि अब हमारी जनता का ही तो धन पैसे लग रहे हैं ना, तो वो भी उसमें भी बचत देखने को मिलेगी। फिर प्रशासनिक व्यवस्था, हमने कहा था डीएम है उसमें इन्वॉल्व है, जो भी टीचर वगैरह उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, सुरक्षा बल उसमें इन्वॉल्व है, तो इनका भी बोझ है वो कम हो जाएगा। एक बार चुनाव करो, खत्म करो मैटर पूरा। फिर क्या क्या है, सरकारी जो नीतियाँ हैं वो समय पे क्रियान्वित करवाएगी। अगर एक साल एक बार चुनाव हो गई, सरकार अपना 5 साल के लिए काम कर रही, तो बार बार इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने चीज़ों में परिवर्तन नहीं करेगी। चुनाव आई, सरकार अपनी नीतियाँ वापस ले लेती है, अपनी जो लोक लुभावनवादी नीतियाँ लेके आती, तो नीतियों को अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, वो सही से अपना काम करेंगे, इधर उधर भेजे नहीं जाएंगे, तो क्रियान्वित सही तरीके से करेंगे। प्रशासनिक जो मशीनरी है वो चुनाव प्रचार की बजाय काम पर फोकस करेगी, अपना जो भी काम है उस पर फोकस करेगी, तो ये भी फायदा देखने को मिलेगा। तो क्या क्या फायदा मिले, चुनाव का खर्चा कम होगा, पार्टी का खर्चा कम होगा, सार्वजनिक धन है उसकी बचत होगी, सांप्रदायिक तनाव है उसमें कमी देखने को मिलेगी, कम्युनल वायलेंस उसमें कमी देखने को मिलेगी, लोग है ना वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी है वगैरह वो इनमें व्यवस्था में डूबे रहते हैं, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। प्रशासनिक व्यवस्था है और सुरक्षा बल है, इन पे जो बोझ पड़ता है वो कम देखने को मिलेगा, और प्रचार में जो समय व्यस्त हो जाता है वो कम देखने को मिलेगा। बार बार आचार संहिता लग जाती है, वो नहीं होगी, तो सही से काम कर पाएगी। सरकारी नीतियाँ है वो सही से उनका क्रियान्वयन होगा, प्रशासनिक जो मशीनरी है वो सही से काम कर पाएगी। तो ये सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अब फायदे तो हम देख चुके हैं, उसके अलावा जैसे कि इसके अलावा कुछ और फायदे, राजनेता है वो शासन की समस्या पर ध्यान देंगे कि क्या क्या समस्या, उनका समाधान पे फोकस करेंगे, वो लोक लुभावन पे फोकस नहीं करेंगे। राजनीतिक दलों पे भी फायदे हैं,
इलेक्शन कमीशन को फायदा है, अर्धसैनिक बल है, नागरिक है, इन सबको फायदे होंगे। अब हम देख लेते हैं चैलेंज क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। नुकसान के बारे में बात करें, सबसे पहला क्या है, जैसे कि राजस्थान ले लो एग्जाम्पल के लिए। राजस्थान में 2.5 साल के लिए किसी कांग्रेस की अभी सरकार, एग्जाम्पल के लिए कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, वो 2.5 साल तक उन्होंने राज किया। अब 2.5 साल के बाद में उनकी सरकार गिर गई है, वापस इनको चुनाव करवाने, तो चुनाव में वो है ना दूसरी बारी वो पार्टी इतना फोकस नहीं करेगी, उनको लगता है कि 2.5 साल ही तो बचे हैं, क्यों फोकस करना। और ये 2.5 साल के लिए चुनाव करवाना है, ये 2.5 साल के लिए लागत कैसी होगी भाई, कौन पैसे खर्च करेगा, कितने पैसे खर्च होंगे ओनली 2 साल के लिए। एग्जाम्पल के लिए 1 साल ही बचा है, और 1 साल में राष्ट्रपति शासन आप 6 महीने के लिए लगा सकते हो, 1 साल ही बचा है चुनाव होने में, और उससे पहले सरकार गिर गई। 1 साल के लिए थोड़ी आप सरकार बनाओगे वापस, तो पहला खर्चा ये कि समन्वय करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। ये जो चीज़ है ना, जो कमियाँ उनको दूर नहीं कर पाओगी। दूसरी कमी क्या है, अभी क्या है ना, समय समय पर चुनाव होते हैं, तो जैसे कि केंद्र में किसी की पार्टी है, वो क्या है कि वो कोशिश करेगी कि अगर हमने सही से काम नहीं किया तो दूसरे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं ना, वहाँ पर हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो उन पे चेक एंड बैलेंस बना रहता है, उन पे एक कंट्रोल बना रहता है जनता का, कि अगर उन्होंने सही से काम नहीं किया, एक निरंकुशता काम किया, निरंकुश बन के काम किया, तो हमें दूसरे राज्य में चुनाव में जीतना है, हमारी पार्टी को जीतना है, तो हमें वोट नहीं मिलेगी। तो जनता चुनाव के माध्यम से सरकार पर, सत्ता पर अपना कब्जा बना के रखती है, अपना चेक इन बैलेंस बना के रखती है। तो अगर 5 साल के लिए एक बार चुनाव हो गए, फिर तो सरकार रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। सरकार को जिम्मेदार कैसे तय करोगे, सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए ही चुनाव होते हैं। अगर आप चुनाव पूरे देश में एक बार ही कर दोगे, तो उसका जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो तय कैसे करोगे। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए चुनाव बार बार होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सरकार पे अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होती रहेगी। दूसरा पॉइंट ये दिया जाता है कि सरकार की इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वो तय नहीं हो पाती। सरकार जनता के प्रति अगर वो काम ही नहीं करेगी, निरंकुश, जैसे कि अभी चुनाव हुए, ठीक है, पूरे देश में चुनाव हुए और सब जगह कांग्रेस की या बीजेपी की मान लो सरकार बन गई पूरे 28 राज्य में, और सेंटर में बीजेपी की सरकार बन गई। एक लहर चली थी, लहर के तहत पूरे हर जगह सरकार बन गई। अब ये निरंकुश होकर बैठे गए, इनको 5 साल तक करोगे, कंट्रोल में कैसे लाओगे, रोकोगे कैसे, ये चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी एक चैलेंज ये भी देखने को मिलता है, आपातकाल लगा दिया। 2029 में चुनाव होने वाले, आपातकाल लगा के 1 साल के लिए बढ़ा गया 2030 में। तब तक राज्यों में तो चुनाव करवा नहीं पा रहे हो, तो 1 साल तक राज्य क्या करेंगे, राज्यों में चुनाव कैसे होंगे, 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा के रखोगे क्या, इस चीज़ का भी कोई समाधान नहीं है। ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ में आप क्या कर रहे हो, प्रशासन के लिए कह रहे हो, प्रशासनिक ड्यूटी नहीं, आपको पॉसिबल लगता है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने हैं, कितना टफ हो जाएगा, कितने ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, कितने ज़्यादा सुरक्षा पर्सनल की जरूरत पड़ जाएगी, कितनी ज़्यादा ईवीएम की जरूरत पड़ जाएगी, कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ जाएगी, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। साथ में एक साथ इतने सारे चुनाव हो रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी भी खतरे में आ जाती कि वो इन सबको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा, तो धांधली होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें समस्या देखने को मिल सकती है। तो क्या क्या है, समन्वय की एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर गिर जाती है, तो उसके तुरंत बाद सरकार का चुनाव होगा नहीं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। फिर क्या है, इतनी अलग अलग पार्टीज है, अलग अलग राज्य है, क्या आप सहमत हो, इनको सबको सहमति करवा पाओगे, इनकी सहमति के बिना आप ये फैसला नहीं ले सकते हो। अगर कोई पार्टी नाराज है, उनको बिना कन्विंस की अगर ये फैसला ले सकते हो। किसान कानून याद है आपको, किस प्रकार से वापस लेने पड़ गए थे, किस प्रकार की देश में स्थिति बन गई थी, वो स्थिति वापस आ सकती है। इसलिए आम सहमति करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आम सहमति होगी नहीं। केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी, दूसरी पार्टियां है वो कभी नहीं चाहेगी कि इनके अकॉर्डिंग फैसला हो, ये चाहे कि एक साथ पार्टी हो, क्योंकि दूसरी पार्टियां चाहेगी। अगर अभी माना कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो दूसरी कांग्रेस या जो भी पार्टी, वो कभी नहीं चाहेगी कि एक साथ चुनाव हो, क्योंकि अगर एक साथ हो गई तो क्या पता इनकी पार्टी की सरकार बन जाए हर राज्य में, तो कांग्रेस को तो फिर 5 साल तक मौका ही नहीं मिलेगा, 5 साल तक वो हाथ में हाथ धरे बैठी रहेगी। तो इससे विपक्ष है, विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। 5 साल तक विपक्ष है वो एक बिल्कुल शांत जाके बैठा रहेगा कि 5 साल बाद में चुनाव है, तब तक कोशिश भी क्यों करनी। तो ये भी समस्या देखने को मिलेगी। तो सहमति भी बनाना कठिन हो जाता है। विपक्ष की भूमिका भी है वो एक तय नहीं हो पाती, विपक्ष भी शांत हो जाता है। और विपक्ष कितना ज़्यादा जरूरी है लोकतंत्र में, ये तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, अब है मशीन वगैरह, हम देख चुके हैं कि ईवीएम वगैरह काफ़ी मुश्किल हो जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी, वो सारी काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग एस्पेक्ट की इस प्रकार की जो सिफारिशें दी गई है उसमें कैसे किया जा सकता है। पहले एक साथ जो चुनाव का प्रस्ताव है,
ये दिया गया, समय समय पर इसकी बात की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ चुनाव होने चाहिए और इसके 100 दिन के भीतर भीतर नगर पालिका और पंचायत के चुनाव करें, और समय समय पर इस प्रकार की सिफारिशें की जा रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, 321 पेजों की रिपोर्ट है, वो प्रस्तुत की गई रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा और राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। विधि आयोग ने भी इन्होंने भूमिका निभाई है। विधि आयोग ने भी कहा है कि 2029 में चुनाव होने वाले, इससे पहले इस प्रकार का एक आप पूरा सिस्टम तैयार करो कि बाकी राज्य है ना, वहाँ पर जितना भी उनका टर्म बचा है वो 2029 तक पूरा हो जाए, यानी कि 2029 में किसी भी राज्य की सरकार न बचे, 2029 में सभी राज्य है वो चुनाव के लिए तैयार रहे। इस प्रकार का एक माहौल तैयार कर दो। कार्यान्वयन तंत्र है उसको विकसित कर जाए, एक एजेंसी बनाई जाए ताकि वो इसके लिए काम कर सकें। ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों से निपटना, जैसे हमने बात करी अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, या फिर किसी भी सरकार की किसी भी पार्टी उसकी सत्ता न बन पाए, कांग्रेस, बीजेपी या किसी और पार्टी, तीनों ने मिलकर, जैसे दिल्ली में इलेक्शन हुए, तीनों की सरकार नहीं बनी, तो उस स्थिति से कैसे निपटना है, इन सब के लिए भी देखा जाए कि इसको कैसे निपटना है, इसके लिए भी इसको भी अवलोकित की जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए, सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति में कैसे किया जाना चाहिए, कैसे उसका कार्यकाल बचा हुआ है, उसके लिए चुनाव करवाना है, क्या नहीं करवाना है, तो इसको भी फोकस में ले आना, ध्यान में लेना जरूरी है। संविधान में संशोधन करना है, जैसे 83 में करना है, 172 में कई संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इन संशोधन के लिए राज्यों का भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं और इसमें बिना राज्य की परमिशन के आप ये संशोधन कर नहीं सकते हो, तो राज्यों को भी इसमें विश्वास में लेना जरूरी है और राज्यों को विश्वास में लेकर ही सही काम किए जा सकते हैं। कार्यान्वयन के लिए एक अलग से एजेंसी बनानी है, तो ये एजेंसी क्या निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर एक साथ चुनाव में क्या क्या कौन कौन जो स्टेक होल्डर शामिल है, किस किस का हित इसमें शामिल है, उन सब के साथ में उन सबके व्यवहार में उन सबको देखने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए, सबको व्यवहार का अध्ययन कर सके। फिर संविधान में जो भी परिवर्तन करने वो सबकी सहमति से हो सके, जैसे 185, 172 है, अलग प्रकार के संविधान के बारे में बात की कि उनको भी फोकस में लाया जा सके। एक जो हमारी है ना 10वीं अनुसूची, उसमें 52वें संशोधन में कहा गया है कि दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, अगर कोई पार्टी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शिवसेना ले लो, शिवसेना पहले थी उद्धव ठाकरे की, उसमें से शिंदे की सरकार है, वो शिंदे है वो अपने कुछ एमएलए लेके चले गए, तो ये पार्टी टूट गई, तो इसको भी फोकस में लेना है कि इसका अच्छे से पालन हो, कि कोई भी है तो बीच में पार्टी को तोड़ न दे, तो इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। ये जो दल बदल विरोधी कानून है इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है ताकि इसका मिसयूज न किया जाए। साथ ही साथ में बिना किसी वैध कारण के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है, या आपातकाल के तहत वहाँ की सरकार को हटा दिया जाता है, अगर वो वैध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें वापस सरकार की बहाल किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुकी है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का काम कर चुकी है। ठीक है, और इस प्रकार की अलग अलग कमेटी भी बनाई गई थी, जैसे क्या था, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कौन कौन सी समितियां बनी थी, उन्होंने क्या क्या सिफारिश। एक उच्च स्तरीय समिति ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, रामनाथ कोविंद समिति बनी थी और उन्होंने 300 पेजों की अपनी एक लिस्ट भी दी है। और क्या चैलेंज है, संघवाद से संबंधित चुनौतियाँ है। हमारा जो देश है वो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका, वहाँ पर राज्यों को भी स्वतंत्र भूमिका है, केंद्र की भी है, और जो पंचायतें उनकी भी भूमिका है। बट अगर आप एक साथ चुनाव करते हो और राज्यों की भूमिका सीमित कर देते हो, केंद्र की भूमिका बढ़ा देते हो, तो ये हमारे फेडरलिज्म के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इससे राज्य तैयार नहीं होंगे। और ये पंचायत का जो हमारा विकेंद्रीकरण का एक मॉडल है कि जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइज हो, विकेंद्रीकृत हो, पंचायतों के पास भी पावर हो, उसके भी ये खिलाफ आता है, तो उसको भी फोकस में लेना है कि संघवाद से संबंधित जो भी चुनौतियाँ हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और उसके बाद में एक साथ चुनाव करवाए जाए। व्यवहारित और व्यवस्थित खर्चा बहुत ही ज़्यादा होगा। लोकसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें 3000 करोड़ का खर्चा आया था, तो आप सोच के देखो साथ में चुनाव होगा उसमें खर्चा कितना आएगा, उसको भी देखना है। ये बेनिफिट भी माना जाता है, खर्चा एक बार आएगा, बार बार खर्चा नहीं आएगा, तो ये बेनिफिट भी माना जाता है, पर इसको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद में गवर्नेंस है, आचार संहिता है, तो इसमें यह भी विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि इसमें आचार संहिता का मिसयूज हो सकता है और आचार संहिता के दौरान काम का जब ठप हो जाएगा, ये सारी समस्या भी देखने को मिलती है। कानून और संवैधानिक ढांचा है, संविधान में आपको पूरा परिवर्तन करना पड़ेगा, कई सारे संशोधन करने पड़ेंगे, तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये मुख्यतः इंग्लिश और हिंदी में, तो बाकी जो साउथ के राज्य हैं वहाँ पर उनकी जो चुनौतियाँ है, उनके जो चैलेंज है, उनको भी एड्रेस नहीं किया गया है, या क्या किया गया है उसके बारे में भी कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठते हैं कि क्या चुनाव आयोग है वो स्वतंत्रता से काम करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, इसके बारे में भी कई चीज़ें देखने को मिलती है। एक राष्ट्र एक चुनाव रुकने की भी संभावना कई बार ये देखने को मिलेगा कि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो कई सारी समस्या देखने को मिली है। वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं, बहुत सारी समस्या हैं। वे फॉरवर्ड में हमने देखा
कि चुनाव एक साथ करवाएंगी तो कई फायदे हैं। इसके फायदे हमने देख लिए हैं। एक साथ चुनावों के प्रशासनिक मशीनरी का मिसयूज नहीं होगा, खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है, लोग अच्छे से देश में काम हो पाएगा, बार बार चुनाव होने से व्यय ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फायदे भी और नुकसान भी देखे हैं। संघवाद का खतरा देखा हमने, ठीक है, हमने देखा इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता का भी हमने खतरा देखा, ठीक है, व्यवहारिक है कि नहीं है वो भी हमने खतरा देखा, और कितने सारे संशोधनों की आवश्यकता होगी, सहमति की आवश्यकता होगी, सहमति बन पाएगी नहीं पाएगी, कई प्रकार की इसमें चैलेंज भी है। वे फॉरवर्ड में हम ये कह सकते हैं कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। ये कहा जा सकता है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। इसमें देश में स्थिरता बनी रह सकती, स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। तो इसके लिए एक अच्छा कदम है। अगर जो आने वाली चुनौतियां है, क्या क्या चुनौतियां है, संघवाद को ध्यान में रखना है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना है, जितनी भी पार्टी है उनके साथ मिलकर एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। सरकार को एक सभी भाषाओं में एक स्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार करनी है। सरकार को बताना है कि किस प्रकार से चुनाव होंगे, क्या क्या चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें एक पब्लिक डोमेन में रखनी है। फिर पब्लिक का ओपिनियन जानना है। सारी पार्टीज, सारे दल, राज्य सबसे सहमति करने के बाद में सरकार इस प्रकार का कदम उठा सकती है। और भी लोगों से समाधान मांगने, अगर समाधान कुछ मिलते हैं, ठीक है, तो उनको लागू करके ये किए जा सकते हैं। अगर संविधान संशोधन की बात है तो जहाँ राज्यों की अनुमति लेनी है तो राज्यों की अनुमति से ही वो काम होने चाहिए, पब्लिक की अनुमति से ही वो काम होने चाहिए। क्यों, आखिरकार जो लोकतंत्र है वो पब्लिक का लोकतंत्र है, जनता का लोकतंत्र है। तो सारे काम है वो जनता के लिए होने चाहिए, जनता के द्वारा ही होने चाहिए। आम सहमति के बाद अगर इस पर सहमति बनती है तो ये एक अच्छा कदम है और भविष्य में अच्छा बेनिफिट इसके देखने को मिल सकते हैं। तो आप ऐसे निष्कर्ष तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इसमें कुछ चुनाव में आवश्यकता है, किसी प्रकार की धांधली हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट है इसमें इंटरफेयर कर सकता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी डिटेल में इसको देखा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। मैंने इसको कल परसों देख चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको बहुत बार देख चुके हैं और बार बार देखने की आवश्यकता नहीं, बहुत बार डिटेल में देखा है इसको, तो यहाँ पे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किसके बारे में? यूपी में क्या हुआ है, यूपी के एक स्कूल में ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है ना, उसने टीचर के कहने पर एक दूसरा स्टूडेंट, ये है ए स्टूडेंट, ये है बी स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल के लिए हिंदू है, ये मुस्लिम है। इस ए स्टूडेंट ने टीचर के कहने पर इस मुस्लिम स्टूडेंट को चांटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया और इसको कम्युनल गाली भी दे दी, उसके धर्म के प्रति कोई गाली भी दे दी। तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा छिड़ गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को कहा है कि स्कूल में क्या होना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, एजुकेशन दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ में भाईचारे की भावना, फ्रेटर्निटी की भावना डेवलप की जानी चाहिए, ठीक है, बंधुत्व होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता का उस पर ध्यान रखा जो। अगर वहाँ पर इस प्रकार के मुद्दे हो रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट चुप क्यों है? यूपी गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो भी रेस्पॉन्सिबल है उसको जिम्मेदार ठहराते हुए सजा देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि आप इस प्रकार के मुद्दे पे शांत मत बैठो, आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिगर नहीं है, छोटा मोटा मामला नहीं है, ये देश की आस्था की बात है। देश की आस्था है वो हमारी धर्मनिरपेक्षता में जुड़ी हुई है, हमारे बंधुत्व में जुड़ी हुई है। और हमारा स्कूल होता है, हमारा जो प्राइमरी स्कूल होता है, ये तो मोस्ट ऑफ जड़ होता है, बंधुत्व है, धर्मनिरपेक्षता का है, भाईचारे का है, ये जड़ें होती है वो प्राइमरी स्कूल में होती है। तो वहाँ पर इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। ये भी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करते हैं कुछ पॉइंट, फिर उसके बाद में ये पंचायत के इलेक्शन के बारे में बात करता है। देखो, हम बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, इसके लिए पंचायत और नगर पालिका है, इनके चुनाव भी है वो इनके साथ साथ होने चाहिए। बट यहाँ पे समस्या ये देखने को मिलती है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव तो हो ही नहीं रहे हैं, कई बार तो 6-6 महीनों की देरी देखने को मिल रही है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव में बहुत ही ज़्यादा विलंब देखने को मिल रहा है, देरी देखने को मिल रही है। समस्या इससे क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि पंचायत और नगर पालिकाओं को हमने बनाया क्यों था? 74, 73 अमेंडमेंट एक्ट लाए थे हमने, क्यों लाए थे हमने इसीलिए लाए थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, इसलिए तो लेके आए थे। पर पावर का डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं रहा है। जब चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, जब ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जब नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होगा कैसे? तो यहाँ पर ये आर्टिकल इसी पे फोकस कर रहा है कि एक साथ चुनाव करना है, बट यहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जो स्थानीय बॉडी है, वहाँ पर तो चुनाव ही नहीं हो रहे हैं।
तो हमारा एक जो संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, उसकी जो प्रासंगिकता थी उसका तो कोई मतलब ही नहीं है जब चुनाव ही नहीं हो रहे। तो ये आर्टिकल उस पर बात करता है। बात करें हम जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसके महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसकी भूमिका है, तो उसकी भूमिका आप सबसे पहले ये है कि वो शासन का विकेंद्रीकरण करता है। हमारा टारगेट है, सत्ता है वो विकेंद्रीकृत हो, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं हो, ऐसे फैली हुई सब जगह हो, ठीक है। तो उसके लिए ये जो हमारे नगर पालिका है, ठीक है, पंचायत है, इनके पास में पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे है जो शासन का विकेंद्रीकरण है उसका प्रतीक कौन है, तो अर्बन लोकल बॉडीज है, जो स्थानीय बॉडीज है वो शासन के विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, ठीक है। तो ये अर्बन लोकल बॉडी है, वो नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है। डायरेक्ट लोग है ना, कभी प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जाके नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे सरपंच को, वो वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी होंगे उनको जाके बोलेंगे। तो नागरिक सेवा है डायरेक्ट प्रदान करने का काम कौन करती है, वो अर्बन लोकल बॉडीज होती है, वो करती है। ये जो सब शासन होता है जिसे हम कहते हैं सब शासन, हम खुद शासन कर रहे हैं, उसकी नींव ही अर्बन लोकल बॉडीज है। तो वहाँ पर अगर चुनाव नहीं हो रहे तो बहुत ही ज़्यादा खराब मामला है ये। तो फिर बात करते हैं स्थानीय जो चुनाव है उसके लिए हम अमेंडमेंट भी लेके आए थे। 74वां अमेंडमेंट था, 73वां अमेंडमेंट था। अब बात बेनिफिट के बारे में बात करें तो शहरीकरण और इसका आर्थिक योगदान, हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। 4800 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज है, और यहाँ पर कितनी जनता रहती है, आबादी रहती है, 60% आबादी है ना, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंतर्गत आती है। और वो जीडीपी में योगदान है, वो 60% योगदान निभा रही है। 40% आबादी आ रही है, वो 60% भूमिका निभा रही है। यानी कि 40% देश की जनता है वो अर्बन लोकल बॉडीज में आ रही है, और 60% है वो कहाँ आ रही है, वो आ रही है पंचायतों में आ रही है। तो ये दोनों मिलके पूरी 100% जीडीपी में भूमिका निभा रही है, और उसमें चुनाव नहीं करवा रहे हो आप। तो आप चुनाव नहीं करवा रहे तो महत्व क्या रह जाता है, इकोनॉमी में इतनी बड़ी भूमिका निभा रही है। अब देख करते हैं कि इलेक्शन में डिले हो क्यों रहा है, चुनाव में देरी क्यों हो रही है। देखो कुछ कारण दिए जाते हैं। 60% अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वहाँ पर आम चुनाव होते ही कई बार देरी होती है, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 6-6 साल वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे। तो 60% अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी है वहाँ पर चुनाव में देरी होती है। कारण क्या है, जो परिसीमन है वो नहीं हो पाता है, वार्ड परिसीमन में देरी हो जाती है। आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर कई बार विवाद छिड़ जाता है। कई बार होते हैं ना, राज्य सरकारें होती हैं उनका हस्तक्षेप बढ़ जाता है। कई बार जो इनके केस होते हैं वो न्यायालय में, केसों मतलब कोर्ट में चलते रहते हैं, तो इनका जो समाधान हो नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इस वजह से इनमें चुनाव में देरी देखने को मिलती है। राज्य सरकार का नियंत्रण है वो इन पर बहुत ही ज़्यादा है। केंद्र है वो राज्यों पे इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, राज्य इतना इनमें हस्तक्षेप ज़्यादा करते। कई बार राज्य है ना वो बहुत ही बड़े लेवल पर इनमें इंटरफेयर करती है, बहुत ही बड़े लेवल पर इंटरफेयर करने की वजह से ये चुनाव में देरी हो जाती है। कई बार अपनी पार्टी के पक्ष में ये माहौल तैयार करने के लिए चुनाव होते ही नहीं है। तो राज्यों का नियंत्रण इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कई जगह 11-11 महीनों की देरी देखने को मिलती है, जैसे कर्नाटक में देखने को मिली थी। सार क्या है, हम लेके आए थे 74वां संविधान संशोधन लेके आए थे। क्यों लेके आए थे, ताकि सब शासन को बढ़ावा दिया जाए। गांधी जी का कहा था ना, गांधी जी ने कि लोगों के पास सत्ता होनी चाहिए। सत्ता है ना वो लोगों से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, इसलिए पंचायतों के पास में, नगर पालिका के साथ में सत्ता होगी उनके पास में, तो ये लोगों के डायरेक्ट कनेक्शन में होगी। तो सत्ता है वो जनता के पास होनी चाहिए। तो अगर आप सत्ता जनता के पास होनी चाहिए, आप सब शासन के बारे में बात करते हो, ठीक है, आप लोगों की गवर्नमेंट के बारे में बात करते हो, तो आपको जो अर्बन लोकल बॉडीज है और जो पंचायत है वहाँ पर चुनाव है वो समय पे होने चाहिए। चुनाव में देरी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो विकेंद्रीकरण का पूरा मुद्दा है, विकेंद्रीकरण का हमारा एक पूरा आशय है, उसको ही खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से हम शासन का विकेंद्रीकरण कैसे कर सकते हैं। इससे हमारे जो आर्थिक है, सामाजिक विकास है, उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज है वो आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। तो ठीक है, इसका जिस्ट यही है कि समय समय पर चुनाव होने चाहिए, इनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जितनी ये अर्बन लोकल बॉडी मजबूत होंगी इतना ही देश अच्छे से काम कर सकता है, और सत्ता विकेंद्रीकृत होगी तो लोगों का जुड़ाव होगा, लोगों का भरोसा होगा सरकार पे, तो लोग हैं वो लोकतंत्र में विश्वास करेंगे। एक अच्छा लोकतंत्र का उदाहरण यही है कि सत्ता है वो बटी हुई हो। तो यही पूरे आगे की राह में और सार में कहा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, लोकसभा पासेस बिल अमेंडमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उससे संबंधित बिल है वो लोकसभा ने पारित कर दिया है। ठीक है, प्रस्ताव भी पारित किया है, एक्ट पारित नहीं किया है, ये बिल लेके आई। ठीक है, तो लोकसभा बिल पास लेके आई है। कौन सा बिल पास किया लोकसभा ने? देखो, बिल में और एक्ट में फ़र्क क्या होता है। पहले आता है बिल, लोकसभा में बिल आया, उसके बाद में लोकसभा पास कर दी, अब ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, ये राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा, राष्ट्रपति अगर बिल को पास कर देते हैं तो वो एक्ट बनता है। एक्ट यानी अधिनियम,
बिल यानी प्रस्ताव चल रहा है। तो ठीक है, तो लोकसभा ने जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है 2005 का, इसको पास कर दिया है। अब ये राज्यसभा में जाएगा। तो ये बिल क्या बात करता है, ये बिल में कुछ चीज़ें लिखी गई है, उसको हम आगे से देखेंगे। तो न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी कि लोकसभा ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है 2005 का, उसको पास कर दिया है, इसलिए सुर्खियों में। बात करें इस एक्ट के प्रोविज़न के बारे में, उद्देश्य के बारे में, क्या बातें करता है ये एक्ट। ये एक्ट बात करता है जो आपदा से संबंधित हमारी अथॉरिटी से प्राधिकरण है उनको मजबूत करने के बारे में बात करता है। हमारे जो आपदा है उसके लिए कौन कौन सी अथॉरिटी होती है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी होती है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ अथॉरिटी है, ठीक है, और स्टेट के लिए भी अलग अलग अथॉरिटी बनी है। तो उनको मजबूत बनाने पे फोकस करता है। ये जो प्राधिकरण है जो भी राष्ट्रीय आपदा को या राज्य आपदा को प्रबंधित करती है, इनको नियंत्रित करते हैं, इनके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए, तो बेहतर बनाना इस एक्ट का लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ में कुछ चुनौतियां रह गई थी 2005 के एक्ट में, कुछ कमियां थी 2005 के एक्ट में रह गई थी, उसको दूर करना भी इस एक्ट का उद्देश्य है, लक्ष्य है। ठीक है, इस बिल में ये बातें जिक्र की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात का, ये जो बिल है ना उसका मकसद यही है, इसका लक्ष्य यही है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस बिल का लक्ष्य यही है कि जो कमियां रह गई थी, हमारी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए एजेंसी है, प्राधिकरण है, राज्य में ऐसी एजेंसियाँ प्राधिकरण है, उनको जो कामकाज होता है उनको उसको बेहतर करना, उसको मजबूत करना। इसके साथ ही साथ 2005 के अधिनियम में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करना, ये इस एक्ट का उद्देश्य है। तो आप उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या कहता है उसको साइड में रखो। ठीक है, अब अभिसरण और स्पष्टता के बारे में बात करें तो ये जो अभिसरण है ये क्या करता है, तो ये बात करता है जितने भी स्टॉक होल्डर्स इसमें जो शामिल है उनके बीच में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। यानी कि आपदा के प्रबंधन के लिए जितनी भी एजेंसी से, इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई एजेंसी है, कोई पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करती है, कोई एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करती है, जितनी भी एजेंसी से उनका इनडायरेक्ट गोल है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है या आपदा को नियंत्रण करना है, वो जितनी भी एजेंसी है वो साथ में मिलकर बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके, इसको बढ़ावा देना इस एक्ट का मकसद है। ठीक है, अभी अलग अलग प्रकार की एजेंसियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार से काम करती है। बात करें इस एक्ट की फोकस के बारे में, क्या क्या चीज़ों पर बातें करता है, इसकी विशेषता क्या है। केंद्रीकृत फोकस के बारे में बात करता है, सेंट्रलाइज फोकस्ड होना चाहिए। आपदा का जो प्रबंधन होना चाहिए वो राष्ट्र दृष्टिकोण पे जोर देता है, एक पूरे राष्ट्र बेस पे एक बड़ी एजेंसी हो, जैसे हो ये एक बड़ी एजेंसी है, उसके अंदर में राज्य के लिए अलग अलग एजेंसी है, फिर पंचायतों के लिए अलग अलग एजेंसी है, ये इस प्रकार से डिवाइड करें और इस प्रकार से मैनेज करने का काम करें। तो ये केंद्रीकृत फोकस करता है, ऊपर से आदेश आए और ये सब पालन करें, तो ये केंद्रीकृत फोकस पे ध्यान देता है। साथ ही साथ में शब्दावली में भी बदलाव किया गया, पहले लिखा गया था मुआवजा, ठीक है, अब उसको बदल कर क्या कर दिया है, राहत कर दिया है। पहले मुआवजा यानी ये लिखा था, यहाँ पे देखो रिलीफ लिखा था, ठीक है, पहले कंपोजिशन था, कॉम्पेंसेशन था, उसको अब रिलीफ कर दिया है। क्यों रिलीफ कर दिया, कॉम्पेंसेशन मुआवजा दे रहे हो तो ये है ना थोड़ी जो जिसको रिलीफ देनी है ना, जो पीड़ित है उनके प्रति एक हीन भावना दिखाता है कि मुआवजा दे रहे हैं। अब राहत तो दे सकते हो कि वो परेशान है, उसको राहत देना है, तो मुआवजे को हटाकर राहत कर दिया है, कॉम्पनसेशन को हटा के रिलीफ कर दिया है। तो शब्द नया चेंज कर दिया है, ठीक है, बस थोड़ा शब्द में परिवर्तित किया है। फिर जलवायु परिवर्तन को बहिष्कार कर दिया है। जो आपदा प्रबंधन है ना वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है, बट इस जो बिल है ना यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को इससे बाहर कर दिया गया, तो ये इसकी कमी भी है। हम आगे कमियां देखेंगे तो यहाँ पर कमी भी देखने को मिलेगी। अब इसकी समर्थन में क्या है, समर्थन में यही है कि सरकार का रुख है काफ़ी अच्छा है, इसमें है ना एक सेंट्रलाइज तरीके से काम होगा तो काफ़ी अच्छे से जो भी आपदा प्रबंधन के लिए वो काम किए जा सकें। आलोचना क्या की जाती है, आलोचना यही होती है कि केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा है, सेंटर की ओर फोकस है तो अच्छे से काम नहीं कर पाती। दूसरी कमी ये देखने को मिलती है जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उस पर बहुत ही ज़्यादा इनको डिपेंडेंट बना दिया है, तो जो नौकरशाह है उनका हस्तक्षेप बढ़ जाता है। और कोविड-19 के बाद में कुछ कमियां भी देखने को मिलती थी कि सरकार ने अच्छे से ये काम नहीं किया था, तो सरकार की आलोचना भी की जाती है। ये जो शब्दावली में परिवर्तन किया है ना, जो मुआवजे की जगह राहत कर दिया है, इसमें भी बताया जा रहा है कि जो भी पीड़ित है उनकी हेल्प कम की जाएगी, इसलिए ये शब्दावली परिवर्तन की है। बट ये तो ज़्यादा फोकस नहीं है, ये केंद्रीकरण है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एक सेंट्रलाइज प्रोसेस हो जाएगा तो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये भी एक दिक्कत देखने को मिलेगी, सेंट्रलाइज तो है ही, साथ में आपने है ना पर्यावरण प्रदूषण को इससे बाहर क्यों किया, जलवायु परिवर्तन को इससे बाहर क्यों किया, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये तो देखो विपक्ष का है, विपक्ष तो कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे देगा, बट हमें ये ध्यान रखना है, जैसे आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो जो भी आपको याद रहे,
पर मुख्य जो मेरे को दिक्कत लगे ना मेरे अकॉर्डिंग वो यही है कि जलवायु परिवर्तन इसको बाहर नहीं रखना चाहिए था, और ये सेंट्रलाइज फोकस है ये बहुत ज़्यादा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। शब्दावली वगैरह तो ठीक है, इतना नहीं है, दिक्कत नहीं करेगी, पर ये दोनों ज़्यादा चैलेंजिंग मुद्दा है। पर अभी भी बिल एक्ट नहीं बना, बाद में देखेंगे क्या क्या इसमें समाधान होते हैं, संशोधन होते हैं, वो बाद की बात है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत में अभी एक समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान नेपाल के जो सेना प्रमुख है ना, इनका नाम क्या था, अशोक राज सिंगडेल, ये इनका नाम था। इनको भारत की सेना की जनरल की उपाधि दी गई है। तो ये है सिंगडेल जी, अशोक राज सिंगडेल जी, इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा एक उपाधि दी गई, भारतीय सेना के जनरल की उपाधि दी गई है। तो क्या है, क्यों दी गई है, बात करें क्या होता है। भारत में एक प्रोसेस बना हुआ, भारत और नेपाल इन दोनों देशों का संबंध बहुत अच्छा है, एक ऐतिहासिक संबंध है, दोनों का हिस्टोरिकल संबंध है। तो अब भारत और नेपाल में यहाँ जो भी हमारे सेना के जो प्रमुख होंगे उनको नेपाल में इस प्रकार का उपाधि दी जाएगी, अवार्ड दिया जाएगा। उपाधि एक होती है, ठीक है, एक टाइटल होता है, और नेपाल के द्वारा, नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के सेना के जो प्रमुख होते हैं उनको इस प्रकार की उपाधि दी जाती है। तो ये सदियों से चला आ रहा है, ठीक है, 1950 से चला आ रहा है और अब तक ये कंटिन्यू है। तो इससे पहले नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा हमारे जो सेना के प्रमुख थे उनको ये अवार्ड दिया गया था, ये उपाधि दी गई थी, बदले में अभी भारत ने दे दिए। तो ये भारत के जो नेपाल के संबंध है उनके महत्व को दर्शाता है कि भारत और नेपाल के बीच में कितने अच्छे संबंध है, उनको ये दिखाता है, ठीक है। तो ये नेपाल के द्वारा, भारत के द्वारा नेपाल को दी गई है, तो दोनों के एक दूसरे के संबंध को दिखाता है। और नेपाल के द्वारा भी भारत के नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल, इनके द्वारा भारत के जो थे ना, ये थे द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख थी, उनको सेमी उपाधि दी गई थी, ठीक है, इतनी सी बात थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है किसके बारे में, पंचायत, नेशनल पंचायत अवार्ड के बारे में। क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए है कि ये पुरस्कार पंचायतों को प्रोत्साहन योजना करने वाले, अभी देखो 24 अप्रैल को ये पुरस्कार है वो दिए गए थे। किसको दिए गए थे, जो पंचायतें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं। तो कोई किसके द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट जी के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी पंचायत, सिंपल भाषा में समझ लो, कोई भी पंचायत है वो अच्छा काम करेगी किस किस चीज़ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, दूसरा उसके लिए 9 अलग गोल भी दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के गोल है कि वहाँ पर भूखमरी नहीं होनी चाहिए, उस पंचायत में गरीबी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के अलग अलग 9 गोल है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने, 17। इन 17 + 9, 17 + 9 कुछ तो इसमें शामिल भी हो जाते, इनका जो अच्छे से पालन करता है उन पंचायतों को ये नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया जाता है। इसके नीचे कई और भी अवार्ड होते हैं, जैसे कि ये है पंचायत लेवल का अवार्ड, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का अवार्ड है, फिर होता है ब्लॉक लेवल का अवार्ड है, फिर राज्य लेवल का अवार्ड है, लास्ट में आता है राष्ट्र लेवल का, नेशनल लेवल का अवार्ड। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से स्टेज वाइज इनको अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड में क्या, पैसे दिए जाते हैं, उस पंचायत के लिए फंड दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें की जाती है। तो अभी ये अवार्ड दिए गए राष्ट्रपति जी द्वारा, और ये 24 अप्रैल को हर साल दिए जाते हैं। और क्यों दिए जाते हैं, सेवा और सार्वजनिक वस्तुओं की डिलीवरी में बेहतर जिसने काम किया हो उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्राप्ति के लिए जिस पंचायत ने अच्छा काम किया उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, गरीबी नहीं होनी चाहिए, हमने 9 बात करते हैं, तो ये 9 पॉइंट है। गरीबी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, हेल्दी पंचायत होनी चाहिए, बच्चों के फ्रेंडली होनी चाहिए, वाटर अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं, सारी याद रहेगी नहीं। इन सब चीज़ों के लिए पंचायत को अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर ब्लॉक है, फिर स्टेट लेवल है, फिर मुख्य ऊपर पूरे राष्ट्र लेवल पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अवार्ड दिए जाते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है, उसके अंतर्गत आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, और 9 है वो लोकल लेवल पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं उनको, इन दोनों को मिलाकर जो अचीव करता है उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। कब स्टार्ट किया गया था, 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो याद रखना 2022 में शुरू किए गए थे, राष्ट्रपति जी द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। पंचायत राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये अवार्ड आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 + 9 है वो लोकल, मतलब लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उनको अचीव करने वाली पंचायतों को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, ताकि पंचायतों के बीच में कॉम्पिटेंस हो, एक प्रतिस्पर्धा बढ़े, सारी पंचायत एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे और अच्छा काम करे, इनके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। ट्रॉफी दी जाती है, सर्टिफिकेट दी जाती है, और फाइनेंशियल इनिशिएटिव भी दिए जाते हैं। तो यही देख लो 2022 पंचायत राज मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर दी जाती है। ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और वित्तीय प्रोत्साहन से सम्मानित किया जाता है।
और ये हमने देख लिया था 9 कौन कौन से अवार्ड, ये पहले 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये जो लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कौन कौन से हैं, स्वच्छ होते बच्चों के लिए, पानी है, स्वच्छता है, आत्मनिर्भरता है, न्याय संगत है, महिलाओं के लिए। उन अवार्डों के तहत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। 7 कैटेगरी देख ली, 7 श्रेणियाँ भी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी, अलग अलग प्रकार के ये अवार्ड है, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। 2022 में शुरू किया गया था, 2024 में जो दिए गए ये 2022-23 के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और कितने ग्राम पंचायत में भाग लिया था, 2 लाख से संबंधित जो ग्राम पंचायत है उन्होंने भाग लिया गया था, ठीक है। इसमें कुछ अवार्ड की श्रेणियाँ भी है, ग्राम ऊर्जा स्वराज है, कार्बन न्यूट्रल है, ये अलग अवार्ड और श्रेणी की, ठीक है। एक तो है सबसे बड़ा है नेशनल पंचायत अवार्ड है, उसमें कुछ श्रेणियाँ भी है, ऊर्जा में अच्छा काम किया उनको दी जाती है, कार्बन न्यूट्रल के लिए भी दिया जाता है, पंचायत की क्षमता निर्माण ने अच्छा काम किया उसके लिए भी दिया जाता है। तो ये पूरा अवार्ड जो हमारा आर्टिकल था ये पंचायत का अवार्ड के बारे में था, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के बारे में था आर्टिकल, ठीक है। ये याद रहेगा। 2022 में शुरू किया गया था, पंचायत राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। 9 लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होने चाहिए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करें, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज देख ली। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल पंचायत अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसको अटेंड कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम, UNODC है। UNODC क्या है, ये एक संस्था है, क्या करती है, ये ड्रग्स को कंट्रोल करने का काम करती है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय है, इन्होंने ड्रग्स से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है 2024 की। इन्होंने इसमें कहा है कि जो महामारी के बाद है ना, ड्रग्स पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हुई है और महिला में ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत देख लिया कि ड्रग्स पीड़ितों में वृद्धि हुई है। उसके बाद में केंद्र सरकार ने जो भी कृषि ऋण समितियाँ होती है ना, कृषि ऋण समितियाँ, इनको भारतीय जन औषधि केंद्र को संचालित करने का अधिकार दे दिया है। यानी कि कृषि ऋण समितियाँ होती है वो भारतीय जन औषधि केंद्र होती है, उनको संचालित कर सकती है। इसको बेनिफिट क्या होंगे, इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर कृषि समितियाँ इनको संचालित करेगी तो सस्ते में जो जेनेरिक दवाई है वो उपलब्ध हो जाएगी, पहला फायदा यही हो जाएगा। बाद में ये जो है ना जेनेरिक दवाइयाँ, ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत आती है। ये जो भारतीय जन औषधि केंद्र है ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, उसके तहत इसे लॉन्च किया गया था 2008 में। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अंतर्गत एक विभाग है, विभाग का नाम है फार्मास्यूटिकल विभाग, एक डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जन औषधि केंद्र है, ठीक है, उसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके तहत जेनेरिक दवाइयाँ दी जाती है। तो ये इससे संबंधित आर्टिकल था, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, ये भारतीय न्याय संहिता से संबंधित है। अभी है ना, आपको पता ही होगा अतुल सुभाष इन्होंने आत्महत्या कर ली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की है, ये धारा आईपीसी की धारा 498 है ना ए, इसके तहत पुरुष को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये एक दुखद घटना है क्योंकि पुरुषों के खिलाफ ये मिसयूज के रूप में यूज होती है। कई महिलाएं इसको मिसयूज के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे पुरुष और उसके परिवजन है, उसके जो भी परिवजन है, जो भी उसके परिवार वाले, वो प्रताड़ित किए जाते हैं। तो इस जो धारा 498 ये है, इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज होता है, इसके बारे में ये बात की गई है। और पहले था आईपीसी में ये कहाँ पर थी, ये 498 में थी। अब क्या आ गया, BNS आ गया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें ये 85 में आ गया है। तो ये बात की गई है, ठीक है, इतनी स्थिति। यहाँ पर ब्राज़ील के बारे में प्लेस एंड न्यूज़ थे, ये ब्राज़ील कैपिटल ब्राज़ीलिया आ गई, ये रियो डी जेनेरो है, ये साउ पोलो, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। कौन कौन सी देशों से बाउंड्री लगती है, ये रिवर रही अमेजोन, सबसे बड़ी रिवर है ना, वो है। फिर ये फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना और वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। देखो अर्जेंटीना की बाउंड्री लग रही है, तो ब्राज़ील से अर्जेंटीना की बाउंड्री लग रही, उरुग्वे से लग रही, पराग्वे से, बोलीविया से, पेरू से, कोलंबिया से, वेनेजुला से, गुयाना से, सूरीनाम से, फ्रेंच गुयाना से, इनसे बाउंड्री लग रही है। ये अमेजॉन रिवर है, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये रियो डी जेनेरो, यहाँ पे सम्मेलन आयोजित हुआ था, G20 की बैठक हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कैपिटल में देख ही चुके हैं, रियाल यहाँ की मुद्रा है, हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये CNR राव के बारे में, ये एक साइंटिस्ट थे, रसायनिज्ञ थे, ठोस अवस्था रसायन विज्ञान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 86 जो विद्यालय थे ना, इनको इन उपाधि ली थी और काफ़ी अच्छा काम किया था। तो ये इनके बारे में आर्टिकल था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।